गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। हिंदी विषय के आगे के पाठ की शुरुआत करने के लिए फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमने किताबें कविता पढ़ी थी। तो किताबें कविता का पहला जो पाठ था, विभाग था, वो हमने पढ़ लिया था। अब आगे का जो विभाग है हम देखेंगे। तो हमने कौन सा शुरुआत की थी? किताबें, जिसमें किताबें अलमारी में हैं और अलमारी से झांकती हैं कि किस प्रकार हम मनुष्यों का किताबों से क्या हो गया है, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमने देखा था किताबें जिसके कवि हैं गुलजार जी। कवि का हमने परिचय भी देखा था इसके पहले वाले कालांश में। और हमने यह भी देखा था, पद्य संबंधी भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि यह हमारे पास जो किताबें हैं किसके रूप में है? नई कविता के रूप में है। और इस किताबें पोयम के माध्यम से, कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया था कि जो पुस्तक पढ़ने का सुख कंप्यूटर के कारण हमारे बीच और पुस्तकों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और इसके माध्यम से पुस्तकें अपना दर्द हमसे बांटने की कोशिश कर रही हैं। तो हमने बच्चों ये कविता के ये 3 जो पैरा थे, परिच्छेद थे, वो हमने पढ़े थे। कौन कौन से? ये वाले। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो सामे उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंडे लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बच्चों, यहाँ तक का हमने अर्थ देख लिया था विस्तार पूर्वक। कठिन शब्दों के अर्थ भी हमने देखे थे। अब हम आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। मतलब जो किताबें हम पन्ना पलटते हैं तो उसका जो स्वाद जुबां पर आता है। जुबां पर अर्थ मतलब जब हम किताबें पलटते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो मेरी उंगलियां जुबां पर जाती हैं और हम पन्ने पलटते चले जाते हैं। अब क्या हो गया है? अब बस कंप्यूटर पे एक क्लिक करने की ज़रूरत होती है, सब कुछ तहबतह खुलता चला जाता है। बच्चों, इसका हम सब अर्थ विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो बच्चों, ये आज हम इन 3 परिच्छेदों का अर्थ देखते हैं। चलो सबसे पहले इसका अर्थ देखें। क्या है? जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। बच्चों, आपके पास आपकी पेन और बुक होगी। कठिन शब्दों के अर्थ। जुबा, जुबा का अर्थ होता है जीभ। जायका, जायका का अर्थ होता है स्वाद। तहबतह, तहबतह का अर्थ होता है पर दर पर्द, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी हम देखो कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो कैसे फटाफट सब ओपन होते चले जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो तहबतह कंटिन्यू, लगातार एक के बाद एक। पर्दा मतलब कंप्यूटर का पर्दा, स्क्रीन। जाति का अर्थ होता है निजी। राबता का अर्थ होता है संपर्क। तो हमारा जो ये संपर्क है किताबों से, यह दूर होता चला जा रहा है। देखिए इसका अर्थ क्या है। कवि कहते हैं कि
कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने के तरीकों के बारे में कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते बदल जाता है। सही बात है बच्चों। हम अभी देखो टेक्स्ट बुक अपनी ओपन करते हैं तो कैसे एक ऐसे कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ओपन करते हैं एक सीक्वेंस के अनुसार, लेकिन वो एक अलग ही स्वाद आता था जीभ पर, ऐसा कवि कहते हैं। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर, जैसे ही कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करते हैं पलक झपकते सब बदलता चला जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसी का परिणाम है कि किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क व हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी अब कुछ सिमट गया है। और यही कारण है कि जो किताबों से हमारा संपर्क था वह अब कुछ कम हो गया है, सिमट कर रह गया है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क अब टूटता गया है। अब किताबों के अगर हमें पेज नंबर 65 पे जाना होगा, पेज नंबर 65 पे जाना होगा तो हम किताबों के पेज पलटेंगे, लेकिन अगर हम वही हमें कंप्यूटर पे क्लिक करना होता है तो हम वहाँ पे टाइप कर देते हैं 65 पेज 65, तुरंत वो हमारे सामने आ जाता है। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, किताबों से हमारा जो निजी संपर्क है वह कम होता जा रहा है, वह टूटता जा रहा है। अब आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। आगे की पंक्तियाँ किस प्रकार हैं। कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कहता है कि कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे। सीने पर रख कर लेट जाना मतलब बच्चों देखो एग्ज़ाम पीरियड होता है तो आप कैसे बुक पढ़ते हो, प्रश्न उत्तर पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते आप बुक लेकर सो जाते हो। तो कवि कहते हैं कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे। देखो बैठते, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि कभी हम बुक को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर। अब घुटनों को रिहल की सूरत, बच्चों धर्म ग्रंथ को रखने के लिए जो एक स्टैंड के रूप में होता है, किताब रखने का एक स्टैंड होता है, जैसे हम अपने भगवत कुरान ये सब चीज़ें जो रखते हैं वो लकड़ी का बना होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिहल, किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। तो हम कभी कभी देखो अपने घुटने को भी वैसे करके बैठ जाते हैं और उसमें ही हम अपनी बुक को रखकर पढ़ने लगते हैं। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जब्बी से। नीम सजदे में मतलब हम आधा माथा, अब कभी कभी हम पढ़ते रहते तो कैसे पूरा अपनी बॉडी को हिला देते हैं, तो ऐसा लगता है हम जैसे कोई नमाज पढ़ रहे हों, कोई प्रार्थना कर रहे हों, तो ऐसे कवि कहते हैं। और कहते हैं जबी। जबी का अर्थ यहाँ पे क्या है, जबी, जुबा नहीं, जबी। जबी का अर्थ होता है माथा, ये हमारा उर्दू शब्द है। इल्म, इल्म भी हमारा उर्दू शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि उर्दू शब्द कविता में से पहचान कर लिखिए, तो माथा, जबी का अर्थ होता है माथा। हमारी जब पुस्तक नीचे गिर जाती है बच्चों तो हम उठा के उसे ऐसे माथे पे लगा लेते हैं कि क्यों, क्योंकि भाई हमसे गलती हो गई, हमारी पुस्तक को हम सरस्वती मानते हैं ना, तो हमें माफ़ कर दो और हमें सारे ज्ञान दे दो, ऐसा हम करते हैं। तो छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। आइंदा, इल्म का अर्थ होता है ज्ञान, इल्म का अर्थ है ज्ञान। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, सीना का अर्थ होता है छाती, गोदी गोद, रिहल किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। नीम सजदे मतलब आधा माथा टेक कर पढ़ाई करना, जबी माथा, इल्म ज्ञान, आइंदा भविष्य में। अब इसका अर्थ देखें, इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि गुलजार मनुष्य और किताबों के परस्पर अपनत्व व साथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी। सहचरी मतलब हमारे साथ रहने वाली, हमारे साथ दोस्ती निभाने वाली। बच्चों देखो हम कहीं पे भी बाहर जाएं अपने दोस्तों को साथ में ले जा सकते हैं, 2-4 दिनों के लिए नहीं, किताब को हम अपने बैग में भर के लेके जा सकते हैं। तो हमारी सहचरी और सहगामिनी थी, जिन्हें हम सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी कभी अपने घुटनों को
रिहल की सूरत बनाकर किताब पढ़ने का आनंद भी लेते थे। कभी सजदे सजदे मतलब प्रार्थना के रूप में इन्हें पढ़ा करते थे, तो कभी माथे लगाकर उसे छूते थे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, कभी बंद ना हो। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ हुआ। आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। आगे की पंक्तियां क्या है? मगर, कवि बताते हैं, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। कवि कहते हैं मगर पहले की युग की बात कर रहे हैं कि किताबों में लोग जैसे किसी से मिले हैं या किसी की कोई यादगार चीज़ें, कोई किसी को फूल दिया है तो वो फूल को यादगार के रूप में किताबों में रख लिया करते थे, चिट्ठी पत्र रख लिया करते थे, फिर कभी किताब ओपन करते थे तो वो यादगार के रूप में उनके सामने होती थी। तो वो सब अब कहाँ? किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। पहले लोग किताबें गिर जाते तो दूसरा कोई उनकी किताबें उठा कर देता, इस बहाने बातचीत तो हो जाया करती थी। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। देखें इसका अर्थ। इसका अर्थ इस प्रकार है, कठिन शब्दों के अर्थ, जिसमें रुक्के, रुक्के का अर्थ है पुर्जा, छोटा पत्र या चिट। शायद मतलब संभव है, कदाचित। ठीक, अब हम आगे बढ़ें। आगे इसका अर्थ इस प्रकार है, किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। अब हम कंप्यूटर पर आधारित हो गए। हमें अगर कोई कुछ मांगता है तो हम बोलते हैं हाँ, हम व्हाट्सएप क्लिक करके दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा, या कंप्यूटर पे जाओ आपको मिल जाएगा। हम अब किताबों में भी बहुत कम लिखते हैं, कापियों में बहुत कम लिखते हैं। तो वही कवि यहाँ कहते हैं, किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने पर अब शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। बच्चों, अगर पुरानी पिक्चरों देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार संदेश लोग भेज देते थे किताबों के माध्यम से, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। किंतु अब जिस तरह से किताबों में लोगों की अरुचि जो है उत्पन्न हुई है, उससे यह रिश्ते नष्ट होते जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? सही बात है ना। जब हम किताबों का उपयोग ही नहीं करेंगे तो हमारे बातचीत करने का जो तरीका है वो बढ़ेगा ही नहीं। हम बस केवल व्हाट्सएप के ही रह जाएंगे, कंप्यूटर के ही रह जाएंगे। किताबी ज्ञान जो होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हासिल कर पाएंगे, और ऐसे संबंध अब कैसे बनेंगे? तो इस प्रकार बच्चों, आज हमने जो किताबें हैं, अपनी जो हमारी पोयम है, कविता है, उसका हमने बाकी वाला 3 जो परिच्छेद था उसका अर्थ हमने देखा। आपको समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं? जो कि इस प्रकार, जैसे किताब पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत। किताबों की क्या आदत बन गई है? अगर आप कविता में ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। मैं उत्तर बताती हूँ, नींद में चलने की। दूसरा है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। क्या रिश्ते सुनाती थी? वो घर में वो कदरें नज़र आती नहीं है। पाठ के आधार पर, जो कविता की पंक्ति है उस आधार पर हमें पूर्ण करना है। मतलब कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम कविता की पंक्तियाँ देखेंगे तो हमें उसमें आंसर मिलेगा। किताबें यहाँ रखते थे। कहाँ रखते थे? अब सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर। अब ये नहीं लिखेंगे अलमारी में, ड्रॉर में, ये नहीं आएगा। जो कविता की पंक्तियों में, किसमें? सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे पर। अब बच्चों, आगे वाला प्रश्न ये है कि कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द और उनके अर्थ लिखना है। अब कविता में ये आपके लिए एक गृह कार्य के रूप में होगा। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, आपको याद आ गया होगा क्या हो सकता है। मैं उर्दू शब्द बताती हूँ कि उसका अर्थ बताऊँ। चलो मैं बता देती हूँ। ऊपर के 3 बॉक्सेस में कदरे, सोहबत और हसरत। हसरत का अर्थ होता है उम्मीद, ठीक है।
सोहबत का अर्थ होता है संगत, कदरे का अर्थ होता है मूल्य। ठीक है, तो आमने सामने लिखना है, कदरे मूल्य इस तरफ, फिर सोहबत संगत, हसरत उम्मीद। ठीक है, तो इस प्रकार इसके उत्तर हुए। और नीचे प्रश्न दिया है, प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जो शुरुआत की 4 पंक्तियां हैं उसका भावार्थ, तो ये हमने अर्थ देखा है, स्पष्टीकरण देखा है, तो आप भावार्थ आसानी से लिख सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों आज हमारी किताबें जो कविता है वह पूर्ण हुई, उसका हमने विस्तार पूर्वक अर्थ देखा और आपको इसका असाइनमेंट दिया जाएगा, वो असाइनमेंट भी आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।